जैसा कि आपने मुझे पूछा कि महिलाओं का रुख क्या है, विशेष रूप से आज तक हमेशा समझा गया कि आधी आबादी है, 50% है, अच्छा खासा वोट बैंक है। लेकिन जब 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने शपथ ली और सबसे पहले उनकी जो कैंपेन शुरू हुए, उनकी धुरी महिलाएं थी। स्वच्छ भारत अभियान में महिलाओं के लिए घर में शौचालय बनाना, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं। तो लोगों ने पहले सपने दिखाए कि महिलाओं के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए वो होगा, पर 27 साल तक आपका आरक्षण बिल भी लंबित रहा। उसके अलावा अगर आप समझें तो ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट महिलाओं का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समझें कि 69% मालिकाना हक महिलाओं के पास है। आप हमारे संस्कारों में, भारतीय संस्कृति में समझ सकते हैं कि किसी के नाम पे घर होना एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। तो मोदी सरकार ने जो कहा वो किया और हमारे 4 अगर वर्ग आप देखें, महिला, युवा, किसान, गरीब, सबके लिए ऐसी योजनाएं चलाई गई जिनसे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और एक विकसित भारत की ओर हम बढ़ सकें। 2047 में विकसित भारत का अगर हम सपना सजोए हुए हैं तो हमें इस नए भारत की कल्पना के लिए हमें इन 4 वर्गों को मजबूत करना पड़ेगा और ये मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों में कर रही है। तो वो उनके पास शायद अपने मुद्दे नहीं हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत में महिलाओं को इतना कुछ उपलब्ध कराया गया है, युवा को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बढ़ावा मिला है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को एक प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए, सही आंकड़ों को समझना चाहिए, तब जाके अपनी बात रखनी चाहिए। ये एक फॉल्स नैरेटिव है, ये बात सही है और सही मुद्दे यही हैं कि हमें कैसे महिलाओं के पार्टिसिपेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, उसके लिए मोदी सरकार काम कर रही है। गरीब कल्याण कैसे होना चाहिए, उसके लिए मोदी सरकार काम कर रही है। गरीबों को खाद्य और खाद्यान्न कैसे पहुँचे, इसके लिए मोदी सरकार काम कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और 5 चरणों के मतदान लगभग पूरा हो चुका है और लगातार चुनावी कैंपेन चल रहा है। इस बीच एक चेहरा जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, डॉक्टर बीना लवनिया, जो कि बीजेपी की लीडर हैं और लगातार जो है चुनावी कैंपेन इस चुनाव को लेकर कर रही हैं। अमेठी, रायबरेली, आगरा जैसी सीटों पर चुनाव प्रचार किया है। मैम से बातचीत करेंगे इन चुनावों को लेकर, कुछ राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर और साथ ही जहां से वो ताल्लुक रखती हैं, फतेहपुर सीकरी, वहां पर क्या मुद्दे हैं, क्या कार्य वो वहां की महिलाओं के लिए, वहां के युवाओं के लिए कर रही हैं, तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा जो है वो उनके साथ करेंगे। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। अब सवाल ये है कि आप लगातार जो कैंपेन कर रही हैं इन चुनावों को लेकर, क्या रुख खास तौर पर, क्योंकि आप महिला हैं, महिला के नाते आप क्या रुख महिलाओं का देख रही हैं इस चुनाव में, किस मुद्दे को लेकर महिला वोट कर रही है? और चूंकि अमेठी और रायबरेली जैसी सीट जहां कांग्रेस ये कहती है कि वो तो विरासत में उन्हें एक तरीके से मिली है, उन सीटों पर आपने क्या अनुभव किया है, क्या वोट बैंक आप देखती हैं, महिलाओं का रुख क्या है वहाँ पर? जैसा कि आपने मुझे पूछा कि महिलाओं का रुख क्या है, विशेष रूप से आज तक हमेशा समझा गया कि आधी आबादी है, 50% है, अच्छा खासा वोट बैंक है। लेकिन जब 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने शपथ ली और सबसे पहले उनकी जो कैंपेन शुरू हुए, उनकी धुरी महिलाएं थी। कौन से कैंपेन थे? आप स्वच्छ भारत अभियान ले लीजिए। स्वच्छ भारत अभियान में महिलाओं के लिए घर में शौचालय बनाना, कोएड स्कूल्स में जहाँ पे बेटियाँ पढ़ती हैं वहाँ शौचालय नहीं होते थे या फिर शौचालय होते थे जो सभी के द्वारा यूज़ किए जाते थे और कई इंसिडेंट्स हो जाते थे ऐसे, जिससे परिवार सोचता था कि मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजूँ या नहीं भेजूँ। इन मुद्दों पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया और महिलाओं के लिए शौचालय उपलब्ध करवाए गए। आप समझिए कि 2014 से पहले जब महिलाएं बाहर निकलती थीं, उनको शौच जाना होता था तो वो कितना सोचती थीं कि अंधेरा होना चाहिए, किस तरीके का माहौल होगा बाहर, बेटियों के साथ कौन बाहर जाएगा।
तो इस तरीके के माहौल में उनकी क्या मानसिक परिस्थिति रही होगी, आप समझ सकते हैं। महिला हैं तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो उन चीज़ों को इतने बड़े बदलाव हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान चलाया, जिस अभियान के माध्यम से ना ही सिर्फ आप ये समझिए 2 तरीके के चेंजेस आते हैं जब भी हम कोई अभियान चलाते हैं। एक क्वालिटेटिव चेंज आता है, एक क्वांटिटेटिव चेंज आता है। एक आता है आंकड़ों में चेंज, जो हम समझें कि फीमेल टू मेल रेशियो जो 918 से 933 हो गया है। आप ये समझ सकते हैं कि उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा लोगों के बीच में। भ्रूण हत्याएं कम हुई बेटियों की। इस बदलाव को आप समझ सकते हैं कि क्वालिटेटिव चेंजेस क्या आए लोगों के मन में, कि महिलाओं का जो स्कूल का एनरोलमेंट होता है, बच्चियों का स्कूल एनरोलमेंट है, या महिलाओं का कॉलेज हायर एजुकेशन का स्कूल एनरोलमेंट है, वो सब बड़ा है। तो ये बड़े बदलाव महिलाओं के बीच आए हैं। महिलाएं वोट करने जब निकलेंगी, अब उनके ध्यान में ये बात रहेगी कि क्या प्रधानमंत्री जी ने इस आबादी के लिए किया, आधी आबादी के लिए किया। लेकिन मैम, मेरा सवाल ये भी है, क्योंकि जब मैं ग्राउंड पर मैं भी रिपोर्टिंग कर रही थी तो महिलाओं से बातचीत खास तौर पर की गई। तो महिलाओं में जहाँ तक ग्रामीण जो क्षेत्र की महिलाएं हैं, उसमें जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, फिर चाहे राशन की हो, फिर चाहे वो आयुष्मान भारत की हो, फिर चाहे वो उनके लिए शौचालय बनवाना हो, ये 3 ऐसी योजनाएं थी जिसका मैंने भरपूर असर जो है वो ग्राउंड पर देखा। क्या आपने भी यही महसूस किया, जो उन्हें पिछली सरकारों में शायद ये चीज़ें नहीं मिली, और इसलिए शायद वो कहती हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, इस तरीके के शब्दों का वो इस्तेमाल करती है? बिल्कुल, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं। तो लोगों ने पहले सपने दिखाए कि महिलाओं के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए वो होगा, पर 27 साल तक आपका आरक्षण बिल भी लंबित रहा। उसके अलावा अगर आप समझें तो ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट महिलाओं का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समझें कि 69% मालिकाना हक महिलाओं के पास है। आप हमारे संस्कारों में, भारतीय संस्कृति में समझ सकते हैं कि किसी के नाम पे घर होना एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। तो जब लाभार्थी संपर्क अभियान मेरी पार्टी का चल रहा था, मैं भी अपने क्षेत्र का वो अभियान देख रही थी, तो उस अभियान के तहत मुझे काफ़ी महिलाओं से मिलने को मिला। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि उनको इतना स्नेह, प्यार, सम्मान है मोदी जी के लिए, क्योंकि मोदी जी ने वो किया जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो ये कह रही थी कि देखिए, इस घर पे मैं रह रही हूँ, इस घर की आज मेरे सिर पे छत है, और इस घर को मोदी जी ने दिया है, और मेरा आज घर में सम्मान बढ़ गया है। वो तो है ही, क्योंकि पहले महिलाएं, अब आपके यहाँ आप समझिए कि बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, उनको नहीं ध्यान दिया जाता था। आज उनके पास आयुष्मान कार्ड है, उनके हेल्थ के लिए, उनके घर, उनके सर पे छत है। कई महिलाओं के हाथ में जो है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, उनके बैंक अकाउंट्स हैं। तो ये मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने का, उनको वो सम्मान देने का जो काम किया है, महिलाओं में के मन में बसते हैं मोदी जी। चलिए, एक तरफ तो आपने ये बता दिया कि क्या काम जो है महिलाओं के लिए किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात विपक्ष की जाए, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी एक रैली में जिक्र किया, क्या बार बार जिक्र किया कि महिलाओं के मंगलसूत्र को छीनने की तैयारी है और जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उन्हें बांटने की योजना है। और दूसरा मेरा सवाल, क्योंकि गठबंधन है, तो आम आदमी पार्टी में जो महिलाओं का सम्मान हो रहा है, आप देख सकती हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई, उस मंगलसूत्र वाला कर लेते हाँ। हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के ओवरसीज चेयरमैन सैम पिट्रोडा, उन्होंने अमेरिका में बैठ के कहा कि भारत में इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए। मुझे लगता है कि वो अनभिज्ञ हैं भारत की संस्कृति से, संस्कार से। उनको ये नहीं पता कि यहाँ अगर परिवार कुछ कमाता है तो उससे वो जोड़ता है, अपने परिवार के लिए घर बनाता है, अपनी महिलाओं के लिए घर में जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, उनके लिए सोना जोड़ा जाता है। ये आपके और हमारे संस्कारों में भी होगा। तुम मम्मी ने कहा होगा, भैया जब पैसे बचें तो तुम अपने लिए कुछ ना कुछ बना लेना। ये इसलिए नहीं कि हम हमेशा पहन पाएँ, इसलिए भी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है
कि जहाँ पर आपके पास कोई चीज़ जल्दी से पैसे ना सुलभ हों तो ये आप कर सकें, इससे परिवार की मदद हो सके। ये संस्कार हैं, ये एक अलग तरीके का परिवेश है हमारे भारत का, जो शायद सैम पिट्रोडा जी नहीं समझ सकते थे। यही समझाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि जो उन्होंने वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कही कांग्रेस ने, उसका मतलब यही है कि आपके घर की जमा पूंजी, आपके घर के अपने सोना, आपके घर का जो आपका मकान है, शायद इस पे इनहेरिटेंस टैक्स लगा के इसको ले लिया जाएगा। इसका संदर्भ यही था। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये भी है कि जिस तरीके से महिला सुरक्षा की बात बीजेपी करती है, काम भी किए हैं, और उस पर कहीं ना कहीं आरोप विपक्ष लगाता है कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं है और सुरक्षा के नाम पर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, घटनाएं बढ़ रही हैं। ये विपक्ष के तमाम आरोप हैं इन चुनावों के बीच। लेकिन जिस राजधानी दिल्ली में आप बैठी हैं, वहाँ दिल्ली की जो महिला आयोग की अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, उनके साथ सीएम हाउस के अंदर बदसलूकी होती है, मारपीट होती है, मुख्यमंत्री के सामने उनकी पत्नी वहां पर मौजूद रहती है। इस घटना को आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी इस चीज को एक्सेप्ट करती है, लेकिन फिर आतिशी एक महिला मंत्री जो इस बात से इनकार कर रही है कि स्वाति मालीवाल तो बीजेपी की साजिश का शिकार हो रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आप सोचिए कि केजरीवाल जी बाहर आते हैं और बड़े शान से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। वहीं लखनऊ में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा जाता है कि स्वाति मालीवाल के बारे में आप क्या जानकारी देते हैं, क्या सोचते हैं और क्या आपकी पार्टी का स्टैंड है, तो वो मौन धारण कर लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये पार्टी जो है झूठ के बेसिस पे खड़ी है। यहाँ पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है तो ये क्या किसी मतलब जनता के बारे में सोचेंगे। इनका सीधा सीधा बस सत्ता पाना है और कुछ नहीं है। और अब जैसा कि सभी जान रहे हैं कि संजय सिंह जी ऑलरेडी इसका एक्सेप्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको कह चुके हैं। वहीं उनकी दूसरी महिला मंत्री जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नकार रही हैं। आप समझ सकते हैं कि ये पार्टी किस तरीके से बिखर रही है। इसको खुद पार्टी के अंदर जो है कोई किसी तरीके से जवाबदेही नहीं है। तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी आई वुड से दैट स्वाति मालीवाल case has really awakened the public of this Delhi, public of our India rather, to the this issue कि आप जो है वो झूठ के पुलिंदे पर, झूठ के बेसिस पे खड़ी है। चलिए, ये तो कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर हमने आपसे बातचीत की है, लेकिन जहां से आप ताल्लुक़ रखती हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, फतेहपुर सीकरी, वहां पर आप लगातार जो है एक नेता के तौर पर, एक पार्टी की कार्यकर्ता के तौर पर काम करती रही हैं। क्या बड़े बदलाव आप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिला होने के नाते भी और आम तौर पर भी क्या बड़े बदलाव आप देखती हैं कि ये बदलाव हैं जो शायद अखिलेश यादव या मायावती के शासन में उत्तर प्रदेश में नहीं आए हैं, जिसका पूरा फायदा जो है बीजेपी को मिल रहा है? अगर मैं आपका क्वेश्चन सही ढंग से समझ पा रही हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि योगी सरकार ने क्या बड़े काम किए महिलाओं के लिए या जनरली, राइट? देखिए, आपको पता नहीं पर मैं तो यहाँ काफ़ी समय से नोएडा में थी, आगरा में थी, तो मुझे अच्छे से मालूम है 2017 से पहले आप प्रोफेशनल थे, व्यापारी थे, महिला थे, तो आप रोड में निकलते तो आप सुरक्षित नहीं थे। कई लोगों के साथ लूटपाट हुई। प्रोफेशनल्स जब नोएडा में निकला करते थे आप एक्सप्रेसवे में, तो आपने अगर पुराने आर्काइव्स न्यूज़पेपर के, न्यूज़ चैनल के निकाल के देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मिलेंगे जहां आप बहुत लूटपाट इंसिडेंट्स यहाँ पे हुआ करते थे। व्यापारी जब अपने शाम को व्यापार करके दुकान बड़ा के घर निकलते थे तो जो पैसा उनके पास होता था उसको लूट लिया जाता था। महिलाओं का भी अस्मिता और उनका भी जो है इस तरीके से सुरक्षित माहौल नहीं था। जैसे ही योगी जी ने 2017 में उत्तर प्रदेश को संभाला, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, इसको यहाँ पे जो गुंडागर्दी थी उसको सबसे पहले ये मैसेज गया कि हम यहाँ पे गुंडा जो है, गुंडागर्दी सहन नहीं होगी, ज़ीरो टॉलरेंस है। और इस तभी से महिलाओं के लिए बहुत एक सुरक्षित माहौल हो गया, व्यापारियों के लिए सुरक्षित माहौल हो गया।
और आप देखेंगे 2020 में योगी सरकार कमिश्नरेट सिस्टम लाई, जिससे पुलिसिंग भी यहाँ की बदली, नवीनीकरण किया गया, आधुनिकीकरण किया गया, कमिश्नरेट सिस्टम लाई, न्यू एज जितने क्राइम्स थे उनको हैंडल करने के लिए उनको सशक्त किया गया। तो यही कारण है कि एक माहौल जो उत्तर प्रदेश का आप बदला बदला देखती हैं, ये योगी सरकार के कड़े जो कदम थे उनके कारण हो पाया। और अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम के जितने पेंडिंग केसेस थे उनका सबसे ज़्यादा निपटारा करने वाली जो कोई प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। आज सेकंड पायदान पे खड़ा है पूरे देश में, सारे प्रदेशों में सेकंड पायदान में है कि महिलाओं के अगेंस्ट जितने क्राइम्स हुए उनके पेंडिंग केसेस को ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा किया। 95% केसेस हैव बीन क्लियर्ड। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए। जिस तरीके का माहौल पहले था आज बिल्कुल बदला हुआ है। यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं और व्यापारी भी बड़े मैं जहाँ जाती हूँ सुनने में मिलता है कि कभी भी आ जा सकते हैं। तो आपने तो ये बता दिया कि महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर फिर हम बात विपक्ष की करेंगे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी तो गठबंधन में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। आरोप सीधे तौर पर यह है कि सरकार जो है कि जुमलों की सरकार है और ये सिर्फ अच्छा दिखाती है, ज़मीनी तौर पर नहीं करती है। और यहाँ पर बात महंगाई और रोजगार की जो है विपक्ष कर रहा है। आप प्रोफेसर हैं, रही हैं, तो सवाल ये बनता है कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है जब आप युवाओं के बीच जाती हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि रोजगार की कमी है, मौके ज़्यादा मिलने चाहिए, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी सिस्टम में है, या फिर बच्चों में कहीं ना कहीं एजुकेशन में कमी है? क्या देखती हैं आप इस पूरे मामले को लेकर? ये एक नया भारत है। जब मैं ये कह रही हूँ कि नया भारत है तो आप समझिए कि पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे, आंकड़े उठा के देखेंगे सही सोर्सेज से, तो आप पाएंगे कि बहुत बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स इंडिया में चल रहे हैं, चाहे वो रेल को लेके हो, चाहे रोड्स को लेके हो, चाहे पोर्ट्स को लेके हो, एयरपोर्ट्स को लेके हो। आपको क्या लगता है कि जो ये इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स होते हैं ये क्या पेपर्स में होते हैं? इनको ज़मीन में उतारने के लिए हमें मैन पावर चाहिए होता है। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये नया भारत है, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, तो इतने सारे रोजगार सृजन भी हो रहे हैं। At the same time, because of these projects, we are creating a lot of opportunities for employment. और आप अगर हम देखते हैं कि स्टार्टअप्स अगर देखें तो 1,25,000 स्टार्टअप्स हैं आज के टाइम में, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स की मैं बात कर रही हूँ, और 100 यूनिकॉर्न्स कंपनीज़ हैं। इतनी बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत बड़ा इंगेजमेंट है यूथ का, रोज़गार हैं। लेकिन आप ये समझिए कि ये नए भारत में नए तरीके से जो हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके बीच युवाओं के लिए बहुत अवसर है, बहुत सारा रोज़गार है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रोजगार है? हाँ, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये रोजगार की बात करके, बढ़ती महंगाई का जिक्र करके जनता के बीच ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर आसानी से भ्रम फैलाया जा सकता है, और वही विपक्ष कर रहा है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से व्हाट यू बिलीव इन। आप क्या कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। लोकतंत्र में हम रह रहे हैं, तो वो उनके पास शायद अपने मुद्दे नहीं हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत में महिलाओं को इतना कुछ उपलब्ध कराया गया है, युवा को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बढ़ावा मिला है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को एक प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए, सही आंकड़ों को समझना चाहिए, तब जाके अपनी बात रखनी चाहिए। ये एक फॉल्स नैरेटिव है, ये बात सही है, और सही मुद्दे यही हैं कि हमें कैसे महिलाओं के पार्टिसिपेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, उसके लिए मोदी सरकार काम कर रही है। गरीब कल्याण कैसे होना चाहिए उसके लिए मोदी सरकार काम कर रही है। गरीबों को खाद्य और खाद्यान्न कैसे पहुँचे इसके लिए मोदी सरकार काम कर रही है। तो मोदी सरकार ने जो कहा वो किया, और हमारे 4 अगर वर्ग आप देखें, महिला, युवा,
किसान, गरीब, सबके लिए ऐसी योजनाएं चलाई गई जिनसे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और एक विकसित भारत की ओर हम बढ़ सकें। 2047 में विकसित भारत का अगर हम सपना सजोए हुए हैं तो हमें इस नए भारत की कल्पना के लिए हमें इन 4 वर्गों को मजबूत करना पड़ेगा और ये मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों में कर रही है। आपने विकसित भारत का जिक्र किया। अब सवाल ये उठता है कि आप बतौर लीडर बीजेपी की किस तरीके से जो है आपका विज़न है आगे काम करने का। जैसा कि आपने बताया भी कि बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, खेलों के क्षेत्र में, महिलाओं के लिए सशक्त करने के लिए उनको आपने काम किया है, लेकिन आगे चुनाव भी उत्तर प्रदेश का आएगा, जाहिर तौर पर विधानसभा का चुनाव आएगा। क्या विज़न आपका है, क्या कुछ आपके लक्ष्य हैं कि जिसको आप अब मन में रख के चल रही हैं कि हाँ ये तो करना ही है समाज के लिए? देखिए, विधानसभा का चुनाव आएगा इसीलिए कुछ सोच रहे हैं, ये गलत है। मैं हमेशा से ही अपने क्षेत्र में काम करती हूँ। मेरे काम करने का तरीका हमेशा ये रहा है कि वो सकारात्मक होना चाहिए, उससे वाकई में ज़मीन में फ़र्क पड़ना चाहिए। इसीलिए जब मैं अपने क्षेत्र में गई तो ज़्यादातर हमारा क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण में वहाँ पे बेटियों का झुकाव है स्पोर्ट्स की तरफ। तो मैंने वहाँ ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन कराया, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को मैं वहाँ लेके गई ताकि बच्चे इंस्पायर हों। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र से राष्ट्रीय खिलाड़ी आते हैं और हम लोगों ने बहुत काम किया, उन लोगों को ऐसा मंच देने का एक अपनी तरफ से प्रयास किया ताकि बच्चे अपने खेलों में सुधार ला पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। इसी प्रकार से बेटियों के स्कूल का हम ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट करा पाएँ, उसके लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। साथ में महिलाओं को ऐसा कौशल दे पाएँ, ऐसी स्किल्स दे पाएँ ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाएँ, अपने मतलब इंडिपेंडेंट हो पाएँ। इसके लिए भी हमारी सोसाइटीज़ वहाँ पे काम कर रही हैं। तो इसी प्रकार ये काम निरंतर चलते रहते हैं, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं रहता। ये एक प्रेम और हमारा स्नेह अपनी जगह से होता है, तो इसके लिए हमेशा काम सुचारू है। मेरा आखिरी सवाल है और ये मेरा पर्सनल सवाल भी होगा आपसे कि जब हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इस चुनाव के दौरान क्या आपने भी ये महसूस किया है, क्योंकि मैंने तो ये महसूस किया है कि इस चुनाव में दरअसल जब महिलाएं, हम पहले बातचीत करते थे महिलाओं से तो वो कहती थी कि जैसा कहा गया वैसा हमने मतदान कर लिया, लेकिन इस चुनाव में कहीं ना कहीं अलग एक अपना जो सोच है, अपना एक अलग वोट है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं का देखने को मिल रहा है। ये मैंने कई जगह पर जब मैं क्षेत्र में उतरी हूँ तो मैंने महसूस किया। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि महिलाएं जो हैं वाकई सशक्त हो रही हैं, वाकई मजबूत हो रही हैं, अपना स्टैंड जो है वो अच्छे से रख पा रही हैं और अब खुलकर मतदान भी कर रही है, परिवार से अलग, पति की जो कहना है उससे अलग? कहीं ना कहीं आपने भी क्या ये महसूस किया है? बिल्कुल, महिलाएं सोचने में सक्षम है कि हमारा वोट कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसे योजनाओं से लाभ मिला है। उनको मालूम है उनके वोट का कीमत क्या है, उनके वोट की वो कीमत है कि आज वो इंडिपेंडेंट है, उनके नाम पे अपना बैंक अकाउंट है, उनके सिर पे छत है, उनके हाथ में आयुष्मान कार्ड है, उनके पास पीएम मुद्रा लोन में जो है उनको लोन मिल रहा है। ऐसे अनेकों योजनाओं से जब वो लाभान्वित हुई हैं, उनको मालूम है कि उनका वोट उनकी स्थिति मजबूत कर सकता है और उन्हीं की नहीं, उन्हीं के पूरे परिवार की और आने वाली पीढ़ी की भी। तो महिलाएं ये समझ चुकी हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई टाइम से महिला आरक्षण बिल पे भी जो है पार्टी बिल को कभी इस टेबल से उस टेबल करती रही, इस हाउस से उस हाउस करती रही, लेकिन जब आपकी नियत हो तो आप अपने नीति से नियति बदल सकते हैं। तो ये काम मोदी सरकार ने महिलाओं के किया है, अपनी नियत से, नीति के माध्यम से महिलाओं की नियति बदली है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो बिल पास हो चुका है, अब तो एक्ट बन चुका है और कुछ आने वाले समय में आप देखिएगा वो लागू भी हो जाएगा। तब लोग मोदी को मतलब हम लोग जो है इस बात को समझ पाएंगे कि मोदी जी ने क्या काम किया है कि 33% महिलाएं जब आप हाउस में देखेंगी तो एक अलग नज़ारा होगा, सशक्त भारत होगा, सशक्त महिलाएं होंगी। लेकिन ये भी देखा गया है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत ही आज
यहाँ तक कि ग्रामीण इलाके में भी महिलाएं जो हैं खुद को बहुत सशक्त महसूस कर रही हैं, वो खुलकर अपनी बात रखती हैं, वो किसी से डरती नहीं हैं। शायद बहुत सारी चीज़ें उनके लिए की गई है, इसलिए ये माहौल देखने को ये बदलाव आया है क्योंकि मोदी जी की ऐसी नीतियाँ थी, ऐसे प्रोग्राम्स थे जिससे महिलाएं इंडिपेंडेंट हुई हैं। मैं कई बार गांव में जाती हूँ जब महिलाओं का सम्मेलन हो या जो बहुत सारे ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनके सम्मेलन हो, जब मैं वहाँ मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनको ये भली भांति मालूम है कि उनको ये जो लाभ मिल रहा है किसकी वजह से मिल रहा है और लाभ उनको मिल रहा है तो वो कितनी सशक्त हुई है समाज में, अपने परिवार में, समाज में। सो जब इस बात का आपको बौद्धिक एक तरीके से आपको जब समझ आ जाती है तो आप हमेशा अपने डिसीजन लेने के लिए सक्षम होते हैं। इसीलिए महिलाएं आज अपने वोट को समझती हैं कि कहाँ देना है। तो ये बहुत बड़ी एक तरीके से क्रांति है और महिलाएं जागरूक हैं और महिलाओं को अच्छे से पता है मुद्दे क्या हैं और वोट कहाँ देना है। तो हमने बातचीत की है बीजेपी की नेता बीना लवानिया जी से और उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी राय रखी है, फिर चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो, फिर चाहे वो चुनावी कैंपेन जिस तरीके से उन्होंने किया है, उन्हें लोगों का रुझान उन्हें मिला है। इसके अलावा उनके अपने जो क्षेत्र है वहाँ से भी उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है और महिलाएं किस तरीके से सशक्त हो रही है, किस तरीके से सरकार जो है एक क्रांति कहीं ना कहीं लेकर आ रही है अगर महिलाओं की बात की जाए तो। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की है। आपका इस इंटरव्यू को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।